नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन खबरों की करेंगे हम पड़ताल, जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर महाराष्ट्र से जुड़ी। जी हां, जहां साइबर क्राइम का काल गरुड़ तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है ताकि साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं उन तक पहुंच बनाई जा सके। आखिर क्या है ये गरुड़ और किस तरीके से कर रहा है काम और कितना फायदा महाराष्ट्र में हो रहा है, इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस को बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है ड्रोन से जुड़ी। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि अब एक इशारे पर होगी बारिश और इसकी तारीख भी तय कर दी गई। तारीख और समय दोनों चीजें तय है, लेकिन आखिर इसकी पूरी प्रोसेस क्या है वो आपको बताएंगे। किस तरीके से कराई जाएगी आर्टिफिशियल रेन, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी। जी हाँ, पाकिस्तान का ये काला सच इस वक्त सामने आया। पाकिस्तान का जो एनसीआरसी है उसी की तरफ से कुछ आंकड़े इस वक्त जारी किए गए जो वाकई अपने आप में काफी हैरान करने वाले हैं। और उन आंकड़ों से पता चलता है कि धर्म बदलो या नतीजे भुगतो की चेतावनी कहीं ना कहीं उसके जरिए नजर आती है। आखिर क्या है इस पूरी खबर के बारे में भी बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। साइबर अपराधों के रोज कई मामले सामने आते हैं। आम लोग जाने अनजाने में इसके शिकार बन जाते हैं, पर अब और नहीं। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक तकनीक विकसित की है जिसका नाम है गरुड़ दृष्टि। गरुड़ दृष्टि वो प्रणाली है जो इंटरनेट पर नफरत फैलाने वालों और साथ ही साइबर अपराधियों का पता लगाने में मदद करता है। बीते कल की अगर हम बात करें तो नागपुर पुलिस विभाग की ओर से पुलिस भवन में गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग व साइबर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर एक प्रेजेंटेशन हुई जिसमें खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने में गरुड़ दृष्टि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, साथ ही कैसे गरुड़ दृष्टि से धोखाधड़ी रुकी है, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं साइबर क्राइम की खैर नहीं। तो जी हां, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं जहां अब साइबर क्राइम की खैर नहीं। महाराष्ट्र पुलिस का ये नया हथियार है गरुड़ दृष्टि, जो कहीं ना कहीं तकनीक के आधार पर इस वक्त साइबर के जो अपराधी हैं उन तक पहुंच अपनी बना रहा है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल है गरुड़ और इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपराधियों तक पहुंचा जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस को काफी इस तकनीक के जरिए मदद मिल रही है। नागपुर पुलिस ने भी इसे डेवलप किया है गरुड़ दृष्टि को। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये अपनी पूरी नजर रखेगा, पूरी नजर इसकी रहेगी सोशल मीडिया पे कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही जिससे सांप्रदायिक दंगे हो सके। इसके साथ ही साइबर अपराध पर भी गरुड़ दृष्टि के जरिए रोक लगाई जाएगी। दंगा भड़काने जैसी कोशिशें जो हैं अब वो नाकाम होंगी। असामाजिक तत्व जो हैं जिस तरीके से दंगे फैलाने की वो कोशिश करते हैं उन तमाम कोशिशें जो है उनकी वो नाकाम होंगी। आपत्तिजनक पोस्ट की भी पहचान गरुड़ दृष्टि करेगा। इसके साथ ही इंटरनेट पर जो अवैध गतिविधियां हैं वो भी ट्रैक की जा सकेंगी इसके जरिए। और रडार पर है इस वक्त सोशल मीडिया के संदिग्ध अकाउंट। लेकिन इसके साथ ही गरुड़ दृष्टि से आखिर धोखाधड़ी किस तरीके से रुकी है अभी तक, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। दरअसल गरुड़ दृष्टि में धोखाधड़ी रुकी है, इससे काफी मददगार ये साबित हुआ। और अब तक की अगर हम बात करें तो 30,000 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट की पड़ताल गरुड़ दृष्टि की तरफ से की गई है, जिसमें 650 से ज्यादा पोस्टों को चिन्हित करके उनको हटाया गया है। इसके साथ ही कई लोगों के लाखों रुपए लौटाने में भी गरुड़ दृष्टि से मदद मिल पाई है। फ्रॉड के शिकार हुए 7,000 से ज्यादा लोगों के पैसे जो हैं ऑनलाइन के जरिए जो चले जाते हैं वो वापस मिले हैं। तो गरुड़ दृष्टि किस तरीके से काम कर रहा है ये अपने संवाददाता से जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, गरुड़ दृष्टि किस तरीके से साइबर अपराध पर रोक लगाने में मदद कर रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये किस तरीके से करता है काम। देखिए, महाराष्ट्र की जो नागपुर पुलिस है बेसिकली वहां से ये पूरा गरुड़ दृष्टि का कॉन्सेप्ट जो है वहां से अगर आप देखें तो शुरू हुआ था। पहले वहां पे प्रतियोगिता आयोजित की गई थी साइबर को लेकर कि किस तरीके से कंप्यूटर का अटैक या डाटा अटैक या
साइबर सिक्योरिटी से कई उसके अलग अलग जो है पार्ट्स में कंपटीशन था, और उसके बाद वहां पे जो क्रीम माइंड जिसको बोलते हैं वो निकला था, और तब उसका पूरा नाम जो है वो साइबर जो है गरुड़ करके दिया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है वो व्यापक हुई। और अगर आप ओवरऑल अगर एक्शन देखेंगे तो इसके तहत कई स्तरों पर एक्शन होता है। मसलन जो संदिग्ध बैंक अकाउंट से, कई सारे बैंक अकाउंट से जिसपे कई बार ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा होते हैं या फिर वो ट्रांजैक्शन जो है सस्पिशियस रहते हैं, तो सबसे पहले जो बैंक से जुड़े हुए जो सोर्सेज होते हैं, मुंबई पुलिस के हों या फिर नागपुर पुलिस के हों या ओवरऑल महाराष्ट्र पुलिस के अगर आप देख लें, तो वो जो है उनको एक्टिवेट किया गया। इसके पैरेलल में जिस तरीके से आमतौर पर जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं उसमें मुखबिर की बात होती है, इसमें उन चीजों को भी देखा गया। फिर उन लोगों को अंडरलाइन किया गया जो कि सीनियर सिटीजन है या फिर जो मर्चेंट नेवी में है, जो कि सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। क्योंकि अगर आप मुंबई का देखें तो 2024 नवंबर की अगर बात करें तो जो कोलाबा में जो घटना हुई थी, करीब 11 करोड़ से ज्यादा का जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया था। मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे जो कि रिटायर हुए थे, उनके साथ हुआ था। अगर आप इस साल देखें, इस साल भी जो है मार्च अप्रैल में इस तरीके की वारदात हुई है जिसमें कि 16 करोड़ रुपया जो है वो उसका फ्रॉड हुआ था, जिसमें पुलिस को 50 से ज्यादा सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, कई सारे जो इंटिमिडेटिंग जो एविडेंसेज होते हैं वो पुलिस के हाथ लगे थे। तो जो गरुड़ का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही ये है कि एक डेडिकेटेड टीम जो है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड टीम इस पर लगाई गई है, जिसमें कि अलग अलग जो है अलग अलग विंग्स है। जैसा मैंने आपको कहा, बैंक्स के लोग हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, साथ में मुंबई पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है, अपराध शाखा है, उसको इससे टैग किया गया है। इससे पहले जो मुझे लगता है जून में जो एक मामला हुआ था जिसमें कि महाराष्ट्र की एटीएस जो थी उसने भी इस मामले में जो है उसने भी रोल प्ले किया था। तो कुल मिलाकर जितनी भी एजेंसीज है उनका कोऑर्डिनेट प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से सेंट्रल बॉडी में हम देख रहे हैं वैसे महाराष्ट्र में भी ये चीजें काफी एक्टिव है। इसके साथ ही योगेश, अगर हम देखें तो पहले चोरी डकैती होती थी, लेकिन अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो साइबर अपराध सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं और इसके साथ ही अफवाह भी फैलाई जाती है सोशल मीडिया के जरिए, और उन सभी पर अब नकेल कसने का काम गरुड़ दृष्टि की मदद से किया जा रहा है। देखिए, कोई भी आपको, अगर आप जिससे भी बात करें, आप जिनसे भी हम लोग मिलते जुलते हैं, हर आदमी आपको कभी ना कभी इस चीज का शिकार मिलेगा। या तो उसको कभी फोन आया होगा जिसमें उसको कहा गया होगा कि आपका पार्सल कहीं पे है, उस पार्सल में खुद मुझे कुछ समय पहले फोन आया था कि आपका जो पार्सल है वो अंधेरी के पास है। मैं खुद डर गया क्योंकि वो जिस तरीके से बात करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है। वो आपके आधार नंबर को बराबर से आपको एग्जैक्ट बताएंगे, आपका ये आधार नंबर है, आप यहां पे रहते हैं, आपने ये भेजा था। बहुत ही फ्लुएंसी और बहुत ही टेक्निकली साउंड आएगा, आप बिल्कुल भरोसा उस पर कर लेंगे। लेकिन फिर बाद में जब लगा कि ऐसा कैसे हुआ, फिर जब मैंने इंक्वायरी शुरू की तो मुझे लगा कि ये फ्रॉड कॉल था। तो इस तरीके की चीजें होती है। गरुड़ के तहत क्या है कि सिर्फ बैंक खाते नहीं बल्कि संदिग्ध अकाउंट्स, संदिग्ध फोन नंबर्स, ये भी पुलिस ट्रेस करती है। जैसे कि ट्विटर है या फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, जो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उसको भी ट्रैक किया जाता है। एक 360 डिग्री का जो अप्रोच है वो रखा जा रहा है गरुड़ के जरिए, और कोशिश ये की जा रही है कि जो भारतीय राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, जो लोग मेंटली हरास हो रहे हैं, कई लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए हैं, तो उसको किस तरीके से रोका जा सके, इसको लेकर गरुड़ का काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बारिश हो जाएगी। जी हां, 2 दशक से ज्यादा समय से सतही जल से भरने का इंतजार कर रहा जयपुर का रामगढ़ बांध को अब कृत्रिम बरसात यानी आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग के जरिए भरने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। कृषि विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की है, जिसकी शुरुआत अब आने वाले कल यानी कि 12 अगस्त को होगी। और अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो आगे आने वाले समय में और भी जगहों पर इस तरह से बरसात कराई जाएगी। दरअसल जयपुर की जीवन रेखा रहा रामगढ़ बांध कभी कई साल तक लबालब पानी से भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे बहाव क्षेत्र में एनीकट और अतिक्रमणों की वजह से इसकी प्राकृतिक जल आवक जो है वो रुक गई। अब आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि साल 2005 में आखिरी बार बांध में अच्छी मात्रा में पानी आया था। खैर, अब बहुत जल्द ये बांध फिर से पानी से भरा हुआ नजर आएगा। आखिर कैसे ये कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और इसका खर्चा आखिर कौन उठा रहा है, बताएंगे ये सब आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान में अब होगी आर्टिफिशियल रेन।
तो राजस्थान में अब आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, जिसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। 12 अगस्त वो तारीख होगी, यानी कि कल, और कल दोपहर 2 बजे कृत्रिम बारिश की ये लॉन्चिंग है, जहां ड्रोन और एआई से ये कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ड्रोन है वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में ये बादल बरसेंगे। 20 साल से जो रामगढ़ बांध सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है वहां पे, उस बांध को भरने का काम इसके जरिए किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से सफल अगर रहता है तो आगे जो और भी बांध है उन्हें भी भरा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है और सफल होने पर अन्य जो जलाशय हैं, बांध है, वहां पर भी बारिश इसके जरिए ही कराई जाएगी। फिलहाल अगर आपको बता दें कि अभी इससे पहले अगर हम देखें तो 30 जुलाई से इस प्रोजेक्ट को शुरू होना था, लेकिन फिर अचानक से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आई और खराब मौसम के कारण इस प्रोजेक्ट को टालना पड़ा, जिसके बाद में अब कल ये पूरी तारीख इस वक्त तय की जा चुकी है और कल से इसके पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। दरअसल 1991 में टाटा फर्म ने क्लाउड सीडिंग कराई थी और ये क्लाउड सीडिंग भारत में ही हुई थी। दरअसल भारत में केरल के पश्चिमी घाट पर ये कृत्रिम वर्षा उस वक्त कराई गई थी, लेकिन उस वक्त हवाई जहाज के माध्यम से क्लाउड सीडिंग की गई थी और अब अगर हम देखें तो ड्रोन के जरिए ये आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये कंपनी कौन सी है जो क्लाउड सीडिंग करा रही है वो एक बार आपको बताते हैं और खर्चा किस पर आएगा। दरअसल सरकार पर इसका कोई खर्च नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनी है वही पूरा क्लाउड सीडिंग करा रही है और अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर नहीं, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर ये पूरा भार ले रही है। अमेरिका की कंपनी है SL1 और SL1 कंपनी जो है वो पूरा खर्चा इसका करेगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की निगरानी में ये पूरी परियोजना चलेगी और इसके साथ ही IMD, AMD और नासा और साथ ही अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों की भी नजर इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगातार बनी हुई है, जिसमें बादलों की गति, संघनन और साथ ही बारिश प्रभाव को ट्रैक ये टीम करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बार ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। दरअसल कृत्रिम बारिश करवाने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग हम कहते हैं, जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, जिसमें सिल्वर आयोडाइज सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ड्रोन के माध्यम से बादलों में कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन जो है उन्हें छोड़ा जाता है, रसायन के कणों को, और जब ये केमिकल के जो कण हैं वो जब बादलों के साथ मिलते हैं तो चारों ओर छोटी छोटी बूंदें उस वक्त जमने लगती हैं और इसके साथ ही ये बूंदें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगी, तो ये बारिश के रूप में बारिश का रूप ले लेती हैं और फिर वहां से गिरती हैं। सूखे या फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये तकनीक आगे आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी और मददगार साबित होगी। खासतौर पर किसानों के नजरिए से अगर हम देखें तो फसलों के लिए भी क्लाउड सीडिंग जो है काफ़ी सहायक होती है और आसमान में बादल बनने पर ही सहायक होती है ये तकनीक। लेकिन अगर आसमान में बादल नहीं है तो ये इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारे साथ में हमारे सहयोगी लक्ष्य आर्य इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लक्ष्य, इससे पहले जुलाई में क्लाउड सीडिंग होनी थी, लेकिन कुछ अगर हम देखें तो मौसम विभाग की तरफ से जब जानकारी आई और मौसम खराब होने की वजह से उस दौरान ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया और अब कल की तारीख और कल दोपहर का समय इसके लिए तय किया गया है। क्योंकि कल 2 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। पहले 31 तारीख को जो प्रक्रिया है वो होनी थी, परंतु मौसम के कारण, क्योंकि लगातार न केवल IMD बल्कि विभिन्न विभाग, IMD के साथ में बहुत सारे जो विभाग हैं वो भी इसमें नजर बनाए रखे हुए थे। कृषि विभाग अपना नजर बनाए रखे था, उसके साथ में जो विभिन्न विभाग हैं, क्योंकि मौसम के साथ में किस प्रकार का उस समय तापमान है, किस प्रकार से जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या बना हुआ है, उसी साथ में बहुत सारे जो कारण है वो अहम बने हुए थे। उसी के मद्देनजर जो तारीख है उसमें बदलाव किया गया। 31 से अब कल यानी 12 अगस्त को कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। जमीनी स्तर से हजारों किलोमीटर ऊपर ड्रोन उड़ाए जाएंगे, वहां पे रसायन छोड़े जाएंगे, जिस प्रकार से जो ये न केवल राजस्थान के लिए अहम है बल्कि पूरे देश भर के लिए अहम है। क्योंकि जैसे कृतिका हम देखा जा सकते हैं कि इस वर्ष जो मानसून रहा वो औसतन से अच्छा मानसून रहा, परंतु उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे जलाशय, ऐसे बहुत सारे सरोवर वगैरह होते हैं, डैम होते हैं, जहां पर जो जलापूर्ति है वो औसत से ऊपर नहीं पहुंच पाती है। इस सिचुएशन में इसके मद्देनजर जो इस प्रकार की जो ये
प्रयास है, क्योंकि न केवल ये निजी प्रयास है बल्कि जो सरकार और प्रशासन का जो पूर्णतः सहयोग देखने को मिल रहा है, तो देखना होगा कि न केवल जो आईएमडी के रूप में एक बड़ी क्रांति देखी जा सकती है, बल्कि जो कृषि के रूप में भी, क्योंकि किसान है वो जलापूर्ति पे पूर्णतः निर्भर करते हैं, क्योंकि जो रामगढ़ और राजस्थान जैसे, जो पश्चिमी राजस्थान जैसी जो जगह हैं जहां पे जल के अभाव में बहुत जगह खेती नहीं हो पाती है, ऐसी जगहों पे क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्षा के माध्यम से बहुत ही एक क्रांति रूपक एक हम कहना चाहेंगे प्रयास होने वाला है। वहीं बात की जाए कि कल जो राज्य के कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा वो मौजूद रहेंगे, उसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। आज रामगढ़ में इसकी टेस्टिंग को लेकर व्यापक तैयारियां वहां पे की गई। कल बताया जा रहा है कि 2 बजे इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी कृतिका। इसके साथ ही लक्ष्य, अगर हम देखें तो एक समय वो था जब ये बांध पूरा पानी से लबालब भरा रहता था, यहां तक कि इस बांध को जयपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ ही इस बांध में पानी कम होना शुरू हुआ और आखिरी बार अगर हम देखें तो साल 2005 में इसके अंदर सबसे अच्छा पानी उस दौरान देखा गया था। लेकिन तब से लेके अब तक यानी करीब 2 दशक 20 साल का ये वक्त हुआ जब बांध नहीं भर पाया है और अब इस आर्टिफिशियल रेन के कारण कहीं ना कहीं ये बांध एक बार फिर से भरा हुआ सभी को नजर आएगा। लक्ष्य बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने, क्योंकि पहले जो रामगढ़ बांध है, रामगढ़ बांध अपने आप में ना केवल एक जलाशय है, ना केवल एक बांध के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक मान्यता भी है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी ये एक अहम है। जिसके बावजूद क्योंकि एक लंबे समय से, क्योंकि ना केवल जो जयपुर का जो विरासत थी, जयपुर की जो रियासत थी, उसी के साथ में जो आसपास की जो रियासतें थी जयपुर में रियासतकालीन समय में, उस समय रामगढ़ का जो बांध था वो वहां के किसानों से लेकर जो आम नागरिक हैं उनकी जलापूर्ति का एक अहम साधन बना हुआ था। तो बीते 2 दशकों से जो ये बांध सूखा पड़ा हुआ है, इसको भरने के, इसको दोबारा जीवंत करने के लगातार प्रयास किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए, विभिन्न सरकारों ने प्रयास किए, परंतु कोई भी प्रयास उस हद तक सफल नहीं हो पाया। तो माना जा रहा है कि जो क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का ये प्रयास है, ना केवल बांध को भरने में कारगर साबित होगा, अपितु एक धरोहर को दोबारा जीवंत करने में भी साबित होगा। साथ ही साथ में जो किसान है, आसपास की जो क्षेत्रीय किसान है, आसपास के जो शहर हैं, जिले हैं, वहां पे भी इस वर्षा के माध्यम से किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ला सकेंगे। इसके साथ ही लक्ष्य, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो अमेरिका की ये कंपनी है SL1 और साथ ही जेनेक्साई ये कंपनी, ये दोनों मिलकर के, और इनके साथ में कृषि विभाग भी मिला हुआ है और तब जाकर ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक साझा प्रयास है कृतिका, ना केवल एक हम देख सकते हैं कि एक प्राइवेट इसका एक इनिशिएटिव है, बल्कि साथ ही साथ में जिस प्रकार से प्रशासन और आईएमडी, क्योंकि आईएमडी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे 31 जब तारीख को इसका तारीख निर्धारित की गई थी, जिसको प्रक्रिया करने की तारीख निर्धारित की गई थी, तो बताया जा रहा था कि 10 से 15 दिन जो लगातार ट्रायल किए जाएंगे। अभी भी जब 12 तारीख को यानी कल जब इसका प्रक्रिया शुरू होगी, जब इसको ड्रोन के माध्यम से जब क्लाउड सीडिंग की जाएगी, उसके बाद में लगातार 8 से 10 दिन लगातार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। दिन में 2 बार ड्रोन उड़ाए जाएंगे और लगातार इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न परीक्षण भी किए जाएंगे, साथ ही साथ में विभिन्न पूर्वानुमान भी लगाए जाएंगे। तो ये जो परीक्षण है ना केवल एक साझा प्रयास दिखाता है, बल्कि जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी सहयोग से जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति आई है, मुझे लगता है कि कृषि और आईएमडी के साझा प्रयास में भी ये जो साझा प्रयास है गैर सरकारी और सरकारी का, इसमें भी एक क्रांतिपूर्वक पहल साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। कल आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे इस खबर को लेकर, लेकिन इसी के साथ अब न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी और साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी। जी हाँ, जहां हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। मासूमों का व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, धर्मांतरण के लिए दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग यानी NCRC की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वहां की सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार आखिर किस तरह हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में और भी कई खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जबरन धर्मांतरण की जो घटनाएं हैं वो 1-2 नहीं होती, बल्कि ये एक निरंतर प्रथा वहां पर बन गई है। NCRC की इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का काला सच।
तो पाकिस्तान में हिंदू इस वक्त बेबस है और जबरन धर्मांतरण का ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। खतरे में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय इस वक्त वहां पर नजर आते हैं। बच्चियों का अपहरण करके जबरन धर्मांतरण वहां पर इस वक्त कराया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मासूमों का व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से उनका शोषण किया जाता है। यानी कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त नाकाम होता नजर आ रहा है, वो इस रिपोर्ट में सामने आया। धर्मांतरण स्वीकार अगर नहीं करते बच्चे तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसके साथ ही बच्चियों का अपहरण करके जबरन धर्मांतरण वहां पर हो रहा है और धर्मांतरण स्वीकार न करने पर प्रताड़ित उनको किया जाता है, सजा उनको दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय जो है पाकिस्तान में, वो हिंदू समेत जो बाकी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो इस वक्त खतरे में है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे भी किए गए हैं। क्या कुछ वो खुलासे एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल एनसीआरसी की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में ये पूरी पोल खुल गई है पाकिस्तान की कि धर्मांतरण के लिए किस तरीके से वहां पर मजबूर किया जा रहा है हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को। और निशाने पे हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहां पे बच्चियों की मुस्लिम पुरुषों से जबरन शादी वहां पर कराई जाती है, फिर उसके बाद में उनका धर्मांतरण कराया जाता है। और पाकिस्तान में लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो घट रही हैं, सामने आ रही हैं। पीड़ितों के पास में पर्याप्त कानूनी विकल्प मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। बच्चों के साथ स्कूलों में तक में भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। इस्लामी विषय पढ़ने के लिए उनको मजबूर किया जाता है और दबाव बनाया जाता है। इसके साथ ही हिंदू मान्यताएं जो हैं उनका मजाक उनके सामने उड़ाया जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। खासतौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहां पर सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इस वक्त है। और ये पूरा खुलासा जो है पाकिस्तान की जो एनसीआरसी रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये पूरे खुलासे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सीएस जोशी, पाकिस्तान किस तरीके से हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित होता है, इसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त सामने आ चुका है एनसीआरसी की इस रिपोर्ट के जरिए, जिसमें कई सारे अहम खुलासे हुए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह के मामले वहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान में हमेशा से वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें खासकर जो हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर है, उनके साथ ये भेदभाव होते रहा है। और लगातार पाकिस्तान पर जब इसकी आवाज़ वहाँ पर उठाई जाती है, चाहे जो दूसरे देशों की मीडिया है या पाकिस्तान की अपनी मीडिया है या कुछ एनजीओज हैं, वो इसकी आवाज़ उठाते हैं, तो पाकिस्तान लगातार इसको खारिज करते रहता है। लेकिन इस बार ये मामला आप देखिए कि ये खुद पाकिस्तान का जो बाल अधिकार आयोग है उसकी ओर से ये मामला उठाया गया है। और कोई भी आयोग जब मामला उठाता है तो वो उन मामलों को सामने लाता है जो मामले जिनकी एफआईआर हो गई हो, जो पुलिस में रजिस्टर्ड हो, इस तरह के मामले। तो इससे ये समझा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं या ईसाई अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चों के साथ, उनकी लड़कियों के साथ जो भेदभाव है, उसमें अधिकतर मामलों में उनको इतना दबाया जाता है कि वो किसी पुलिस थाने में या पुलिस में रिपोर्ट कराने ही नहीं जा पाते। उसके बावजूद भी ये मामले यहाँ पर सामने आए हैं। और जो संख्या इसमें दी गई है इस रिपोर्ट में, तो ये माना जा सकता है कि ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। और पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और पाकिस्तान से इस तरह के सबूत आते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो वहाँ पर हिंदू हैं, जो वहाँ पर ईसाई हैं, उनके साथ वहाँ पर भेदभाव होता है। और इस रिपोर्ट में तो साफ तौर पर कहा गया है, इसमें तो ये तक बताया गया है कि वहाँ पर जो हिंदू और क्रिश्चियंस हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, जो नाबालिग लड़कियाँ हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उनको मौलानाओं के साथ या जो बूढ़े मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनके साथ उनका निकाह करवाया जा रहा है। तो अपने आप में काफ़ी ये गंभीर मामला है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार इसको देखे और साथ ही साथ जो वहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के पदाधिकारी हैं, उनका तो ये तक कहना है कि पाकिस्तान सरकार इसको कितना देख पाएगी, कितनी गंभीरता से ले पाएगी, उस पर भी उनको शक है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये मामला कितना गंभीर है वहाँ पर। बिल्कुल सीएस जोशी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले कुछ आंकड़े भी सामने आए थे, जिसमें ये जरूर सामने आया था कि अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो किस तरीके से पाकिस्तान में तेजी के साथ घट रही है। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल भी सुरक्षा उनको नहीं दे पा रहा है। कई सारे तमाम आरोप भी लग रहे हैं, कई सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि इस तरह के मामले जो हैं वो पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ पर ज़्यादा मामले हैं।
और पाकिस्तान का जो सत्ता प्रतिष्ठान है या पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान के जो दूसरे ताकतवर विभाग हैं, उनमें पंजाब प्रोविंस के लोग ही बैठे हुए हैं। पंजाब प्रोविंस के लोग ही वहाँ पर सत्ता चलाते हैं, सेना में हैं, दूसरे जो विभाग हैं उनमें हैं, और वहाँ पर ही ये हालात हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या कुछ पूरे पाकिस्तान के हालात होंगे। और जब आप छोटे छोटे बच्चों का, हिंदुओं के छोटे बच्चों का, ईसाइयों के छोटे बच्चों का आप धर्मांतरण करवा रहे हो, उनको साथ ही साथ उनके साथ भेदभाव हो रहा है, स्कूलों में भेदभाव हो रहा है, स्कूलों में वो पानी तक नहीं पी सकते जो वहाँ के आम मुस्लिम छात्र हैं उनके साथ, और वहाँ पे जो उनके टीचर हैं वो भी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उनका आप धर्म परिवर्तन करा के उनको बूढ़े लोगों के साथ, जो बड़े पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनके साथ उनका निकाह करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इस तरह के हालात में जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या लगातार गिरेगी, और वो गिर रही है। आंकड़े भी ये बता रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण है ये काफी गंभीर कारण है। पाकिस्तान सरकार इसको नहीं मानती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको, दूसरे देशों में तो इस तरह का जो मामले आते हैं, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें या अफ्रीका के देशों की बात करें, वो दिखाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये मामला भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CS जोशी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े तो सीधे तौर पर पाकिस्तान में किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो इस वक्त इसके जरिए नजर आए, क्योंकि और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो NCRC आयोग है उसी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन क्या ये खुलासा होने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार सोती रहेगी या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।